पीछे खुशियाँ, चल आप जाओगे। वो गेट खोल दो उस तरफ से, है ना भैया, जाने दो। इस तरफ हो जा भैया, तू तो खिसक सकता है। लाइन तो जहाँ बैठा है वहीं सीधी है। नहीं, आप जाओ ये दोनों। भैया 10-15 मिनट और वेट करो। अभी क्या ना, फ्लाइट मोड लगा है, तो आपके पास है मोबाइल में नेट है आपके पास, तो आप हॉटस्पॉट चालू कर लो। और इसमें तो क्या है, फ्लाइट मोड लगा है। 15 मिनट आप अपना चालू कर लो, उसमें फिर मैं आ रहा हूँ। भाई रोड सेफ्टी करनी है ना पहले, तो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल आप सेकंड कर लो, हाँ चैप्टर, रोड सेफ्टी कर लेना ना, मैं निकाल दूंगा।
जब खोल लो इसको फिर मैं निकाल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। भैया ये समस्या बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, ये जो ज़्यादा एनर्जी नष्ट कर रहा है उसी को भेजेंगे। तो आप जाओ भैया संदीप और कौशल, ये ज़्यादा एनर्जी नष्ट कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की। चलो उसी बहन जी बस अभी बंद कर दो। अब ध्यान दो, नरेशन का मतलब होता है वक्ता। इसको दो भागों में बांट दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हमने कल आपको गहनता से परसों दिन समझाया था, है ना। अब डायरेक्ट को दो भागों में बांट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कल हमने परसों दिन बहुत गहनता से समझा था, पूरा पीरियड इसी में गया था। तो इन्वर्टेड कोमा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करते हैं, ये दो जो है ये इन्वर्टेड कोमा है। क्या ये इन्वर्टेड कोमा? तो ये इन्वर्टेड कोमा की बाहर वाला तो सेंटेंस है, कहने का मतलब बोलने वाला वक्ता का जो पार्ट है होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, किसको बोल रहा है, वो सारा जो मामला इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में रहता है, तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भाई यहां नरेशन को दो भागों में बांट दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हमने कहा था अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो का जो व्यक्त करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। प्रत्यक्ष वक्ता कहलाता है। ये लिखना बंद कर दोगे, समझ लो, है ना। हाँ भैया कॉपी बंद, पेन भी हाथ से छोड़ो। क्या समस्या है? भैया बिना कॉपी के कैसे आए हो आप? वैसे भेज दिया? अब शरारत कर रहा होगा वहां। कोई नहीं, ध्यान दो, इधर समझ ले तो भी, है ना। ध्यान दे, आगे काम आएगा फ्यूचर में। हाँ देखो इधर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को दो भागों में बांट दिया, वो वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो कहते करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांट दिया? दो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? जाओ भैया आप भी जाओ, बाद में परेशान, बाकी इसके बाद में किसी को नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहला नियम जो है उसको फॉलो करना है। पहला नियम यह है कि से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, या फिर हम कह सकते हैं विवरणात्मक तौर पे समझने के लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस यानी सेंटेंस है में अगर वर्ब, ये क्या है, क्रिया है, से यानी कहना, वर्ब अगर से टू है, क्या है, से टू है तो टेल्स में बदलेंगे, सेज टू है तो टेल्स में और सेड टू है तो टोल्ड में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेज टू, तो हम किस में बदल देंगे? टेल्स में। तो सबसे पहले तो राम को राम लिख देना है, यहाँ पे टेल्स लिख देना है। यहाँ तो कोई समस्या है क्या? नहीं है। ऑब्जेक्ट जो हमारा श्याम है, श्याम को श्याम लिख देना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें बताया दूसरा नियम कंजक्शन वर्ड दैट का। ये दो सेंटेंस है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर का, एक रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टेड है ना, रिपोर्टेड स्पीच के बाहर और रिपोर्टेड, गलत बोल रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है वो तुम्हारा कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब।
और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का, जिसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या कर देंगे हम? बात समझ में आ गई? अब तीसरा नियम कहा जा रहा है, इसको हम सीरियल से अगर लिखें तो पहले हमें प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करना है, दूसरा में टेंस से संबंधित, और तीसरा में टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। तो यहां पे हम देखते हैं तो प्रोनाउन तो है ही नहीं, क्या आया है? नाउन आया है ना, क्या आया है? नाउन आया है। तो नाउन को तो परिवर्तन करना ही नहीं है। तो मोहन आया है तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे? मोहन ही लिखना है। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझना है, क्या समझना है? प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन को। कैसे कि अगर मान लो यहां मोहन नहीं होता, क्या नहीं होता? मोहन नहीं होता, और यहां पे प्रोनाउन होता। प्रोनाउन हम शुरुआत से बात करते हैं, क्या होता है? आई। क्या होता है यहाँ पे? आई होता तो आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस नहीं होता है ना। लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं रख रहे, केवल हमें प्रोनाउंस की तरफ देखना है, क्योंकि इससे संबंधित परिवर्तन समझना है। और भैया बहनों ध्यान से समझिएगा, अगर आपको फिलहाल में समझ में आ गया तो बात बहुत अच्छी है, नहीं तो आगे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में आता है ना। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है छोटी मोटी, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जी मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, समझाया जाएगा, मैं प्रसन्नता होगी। और नहीं पूछोगे और आपके दिमाग में अगर कीड़ा कचोटता रहा तो जिंदगी भर मतलब कि परेशान करेगा, वो कचोटेगा, ठीक है ना। तो यहां आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, पहला व्यक्ति। जैसे आई यानी मैं और वी यानी हम, ये दोनों पहले व्यक्ति में आते हैं। मैं और हम पहले व्यक्ति, तुम दूसरा व्यक्ति और वो तीसरा व्यक्ति। बात समझ में आ रही है ना? ये व्यक्तियों की बात हो रही है। तो पहला व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन आई अगर यहां पे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो भैया बहनों इसको बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, तो उसका सब्जेक्ट देखना है। किसके अनुसार बदलेंगे हम? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोनाउंस को ठीक से समझने के लिए ट्रिक्स होती है। हालांकि पहले हमने लिखवाया था आपको, ये होता है एस बटे सन, यानी क्या होता है? पुत्र। लेकिन यहाँ पे पुत्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारी ट्रिक्स की बात हो रही है कि एस का मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई है, आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर जी आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार ही क्यों बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार भी बदल सकते हैं ना, है भाई? पर्सन तो उठ सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। भैया आप खड़े हो जाओ, खड़े जाओ भैया, यहां आ जाओ। अगर कोई बाहर से आए भैया खड़े हो जाओ, सुरक्षा बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हो जाओ। बस कोई भी आए तो पहले आपसे मिलेगा, हमसे बाद में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे सारा नहीं लेते, अरे भैया ऐसे कौन अंगरक्षक रहता है, ऐसे रहते हैं बिल्कुल। हाँ तो ऐसे खड़े रहो, ऐसे यहाँ पे आने वाले समय में, हाँ बस इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान दीजिए, राम सेज टू श्याम, राम श्याम को कहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा है? एस। यहां पे अगर आई होता तो यहां पे एस का प्रयोग नहीं होता। तो राम श्याम को कहता है, क्या कहता है? कौन किसको कह रहा है? अब यहां पे बोलने वाला ये जो मुद्दा है पूरा, राम श्याम को कहता है। क्या कह रहा है राम श्याम को? कि मोहन रीड्स ए बुक, यानी मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन एक किताब पढ़ता है, ये बात कौन कह रहा है? हम पूछ रहे हैं केवल कौन कहता है?
मोहन की बात कौन कह रहा है? श्याम तो नहीं कह रहा ना। जब मोहन की बात राम कहेगा, या फिर हम कहें यहां पे कि राम सेज टू श्याम, यहां तो मोहन नाउन है तो परिवर्तन नहीं करना है। राम सेज टू श्याम, राम श्याम को कहता है मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। मैं कौन? समझ में नहीं आ रही बात। अब मोहन का मामला खत्म हो चुका है। मोहन की जगह तो आई लिख दिया हमने। मोहन का तो मोहन लिखना है, हमें तो केवल नाउन को देखना, प्रोनाउन को देखना है। तो राम श्याम को कहता है मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं कौन पढ़ता हूं? तो आई किसके अनुसार बदलना चाहिए? बात समझ में आ रही ना। अगर यहां पे आई की जगह यू होता, क्या होता? अब सुनना है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनना है। राम श्याम को कहता है, राम श्याम को कहता है, क्या कह रहा है? कि तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम कौन? बात समझ में आ रही ना। राम श्याम को कहता है तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम कौन? श्याम। तो यू को किसके अनुसार बदलना है? बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कोई बदलाव ही नहीं करना है। कैसे? हम थर्ड पर्सन में जैसे ही को रख के देखते हैं। यहां पे क्या रख देते हैं हम? ही। तो राम श्याम को कहता है, अब क्या कह रहा है? कि वह पुस्तक पढ़ता है। राम श्याम को कहता है वह पुस्तक पढ़ता है। अब मुझे लगता है कि शायद श्याम को पता नहीं होगा कि वह कौन है। जब राम और श्याम का कोई लेना देना ही नहीं है क्या कोई? तीसरे आदमी का है। तो तीसरे आदमी को मुद्दा है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। राम और श्याम से कोई मतलब नहीं है, तीसरा आदमी है, इसलिए क्या रहेगा? ये नो चेंज, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं आई है। ये तो केवल मुद्दा इतना ही हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्यों बदला जाए और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्यों बदला जाए। अब कैसे बदलना है इस चीज को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने तो केवल जनरल जानकारी आप लोगों को समझाई है। अब मेन मुद्दा तो अब है, ठीक है। वो भैया गायब हैं दोनों। भैया यीशु क्या रीजन है, क्यों नहीं आए? और वहां टेस्ट नहीं करके आए थे क्या पहले? वहां मतलब वहां जाके नहीं आए थे क्या पहले कभी? अच्छा, क्योंकि देखो टेस्ट करना जरूरी है। हमारे हाथ में 2 सेब है तो दोनों को टेस्ट करो, अच्छा लगे उसको खाएंगे, और जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। भैया बहनों, यहां अगर कोई विद्यार्थी नया आज ही आके बैठ गया और आप सब पहले से पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं है कि नया विद्यार्थी आ गया तो नए विद्यार्थी को स्पेशली पर्सनल रूप से समझाएंगे। समझ रहे हो ना? हमसे ज्यादा, उस विद्यार्थी से ज्यादा आप सब इंपॉर्टेंट हो। किसके लिए? हमारे लिए, ना कि वो। समझ रहे हो? हम तवज्जो इसी को देते हैं और इसीलिए बोलते हैं जो विद्यार्थी शुरुआत से आ रहा है उस विद्यार्थी को हम नुकसान नहीं होने देंगे। जो लास्ट में आ रहा है उसका नुकसान तो उसकी कमी की वजह से हो रहा है ना, तो हम जितना हो सके उतना भरपाई कर सकते हैं। लिस्ट हाजिर करने वालों की लिस्ट मतलब अनन्या रजिस्टर चाहिए आपको? क्यों भैया? सर ने नहीं मंगवाया होगा, आपने स्पेशलाइज किया होगा। नहीं किया? ले जाओ भैया, चलो। देखो बड़ी बेचैनी रहती है। हमारे पास में आते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, रूल बना रखा है कि अगर बोलेगा कि सर वेरी गुड दे दो, हम बिल्कुल नहीं देते। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड दे दो। अगर हमारा मन था कुछ परसेंट पहले, जैसे वेरी गुड का नाम लेता हमारा मन 100% कैंसर। बात समझ में आ रही है? ये हमने सबको बता रखा है।
लेकिन अब ये सर तो नहीं कर रखे हैं, अभी गिड़गिड़ाते हैं, समझ लो, ये गिड़गिड़ाते हैं। सर जी ये बढ़िया राइटिंग है, कहीं काटा फांसी नहीं सर जी। अब इतनी जब विनम्र प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी पिघल जाएं, वो दे देते हैं, प्रश्न हो जाते हैं। अब समस्या अब सर को नहीं है, भैया कोई निजी एक दो को है। सर जी मेरी अटेंडेंस बताओ कितनी की थी, एब्सेंट भी छींक, प्रेजेंट छींक, मेरे को नाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही मुद्दा है। बाकी और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने अटेंडेंस तो कर ही दी है बाहर वाले स्टूडेंटों की। भैया बहनों, ये इनाम बहुत से अभिभावकों के दिमाग में ये थिंकिंग घर करके बैठ गई है, सोच कि सरजियों का एक ही मकसद है कि नाम के बहाने कैसे भी फीस मंगवाना, समझ रहे हो। और हमारा ये कतई टारगेट नहीं है। हाँ हो सकता है कि 10% टारगेट हो, उनकी विचारों में, उनकी सोच में हम सहमत जताते हैं, ऐसे नहीं जताते, ये किस्सा बन गया है। लेकिन ये भी पॉइंट्स तो है ना कि जब फीस नहीं आएगी, प्रॉपर जमा नहीं होगी, तो उसको हमारे जेब में से इनाम कैसे दे सकते हैं। और हम तो कई भैया बहनों को इतना विशेष प्रेशराइज नहीं करते, कुछ भैया बहन मंथली के हिसाब से हैं, हम मंथ में स्टार्ट होने से पहले ही फीस जमा करवाते हैं। उसकी फीस अगर जमा नहीं होती, हम प्रेशराइज इतना विशेष नहीं कर रहे। अभिभावक का पता लगा कि भाई विश्वसनीय इंसान है, तो उसकी कहने वाले इनाम तो नहीं दे पा रहे, लेकिन फीस लास्ट में दे रहे हैं तो पूरी तो ले रहे हैं ना, वो तो कम नहीं होने वाली है। नुकसान किसका हुआ है? अभिभावक का, बच्चों का, क्योंकि फीस भी उतनी मिली है और बीच में नाम भी क्या हुई है, कैंसिल हो गई है। इस पढ़ाई के साथ साथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान 70% अगर है तो किसका है? फीस का। अगर फीस वाला सौदा सही प्रकार से मेंटेन रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पढ़ाई और अनुशासनहीनता हो ही नहीं सकती, पढ़ाई में कमावैसी हो ही नहीं सकती, पढ़ाई अव्वल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हम टीचरों को बिल्डिंग का किराया, लाइट बिल, सब कुछ टाइम टू टाइम पेमेंट पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और भैया बहनों, हमारा शुरू से नेचर रहा, बाकी फ्यूचर का हम बता नहीं सकते क्या हो। जैसे हम आपके साथ, आपके अभिभावकों के साथ में व्यवहार रखते हैं, ऐसा हमारा खुद का निजी व्यवहार भी है। हमने कभी कल का परसों नहीं किया। या स्टाफ साथी आप देख पा रहे होंगे, कोई भी एक ऐसा स्टाफ नहीं है जो 10, 15, 20 दिन तक काम कर गया, उसके बाद में पेमेंट नहीं दिया तो उसकी वजह से गायब हो गया। नहीं। हम तो स्टाफ साथियों को भी जितना हो सके उतना पहले पेमेंट देने का प्रयास करते हैं, बाकी लास्ट में तो मंथ की मिल ही जाता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पूरा शेड्यूल फीस का क्या बना रखा है? कराना। बच्चा आया 3 दिन में फीस जमा करवाओ, अभिभावक कहता है सर जी 10-15 दिन लगेंगे, घर रखो, 15 दिन के बाद में भेजो। क्योंकि जब इतने साल तक, इतने महीने तक घर पे ही था तो 15 दिन और रुक जाएगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, दूसरा बच्चा यहाँ पे आ गया है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, ज्यादा विशेष परिस्थिति गंभीर है, अभिभावक ने बोल दिया है, हम उसको टॉर्चर नहीं करेंगे। और टॉर्चर भी उसको करेंगे जो बच्चा 5 दिन आया, 10 दिन घर पे, 2 दिन आया, 5 दिन घर पे, 3 दिन आया, इस प्रकार का अगर बच्चा रहेगा तो तुरंत प्रभाव से फीस जमा करवाने के लिए बोलेंगे और कहेंगे बच्चे कर रहे। हाँ, परिस्थिति खराब है, बच्चा रेगुलर आ रहा है, पढ़ना चाहता है, जिज्ञासु, उसको परेशान नहीं करता, उसको परेशान नहीं करता। ये हमारा नेचर है। और कई अभिभावकों ने इस चीज को ऑडिट भी कर रखा होगा। बात समझ में आ रही है ना? ऑडिट भी कर रखा कि सर जी हमें इतना परेशान नहीं करते, बाकी को क्यों करते हैं? बाकी को स्पष्ट क्लास में बोल देते हैं क्या फीस जमा करवाए सर, हमें क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि आप रेगुलर हो। रेगुलर रहने वाले बच्चों को हम ज्यादा परेशान करते नहीं। हाँ, अगर 5 दिन आ गया, 2 दिन घर पे रह गया, फिर 5 दिन आ गया, फिर 1 दिन घर पे रह गया, तो परेशान करेंगे हम, क्या फीस जमा करवा, फिर चाहे 10 दिन घर पे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारी संस्था के नियम है, शायद हो सकता है फर्स्ट में अभिभावक या बच्चा आए तो उनको 2, 4, 5, 10 दिन समझ में नहीं आए, और समझ में आएगा तो खुद पागल हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार सुना चाहे कि संस्था रहे का नियम रहे का, फिर ट्यूशन क्लास, तो तभी भैया सौदा चलता है। नहीं तो भैया 5-10 साल में ही या 2-4 साल में, महीने 2 महीने में अपने कंधे के ऊपर तौलिया रख करके हम घर चल देते। यहाँ थोड़ी ना इतने दिन तक रुक पाते हम।
और भीड़ इकट्ठी करनी हो ना तो हमारे अंदर एबिलिटी है, 500 बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं हम, समझ रहे हो। लेकिन वो पीछे पीछे घूमता रहो, फोन करता रहो, हो सकता है पैसा का मामला को माथा फोड़ दे। हाँ, ये मास्टर डेली आओ मांगने वाला बहुत बड़ा मतलब लगता है, तो उधार के पैसे हो या वैसे पैसे हो, इसलिए ऐसा काम हम छोड़ते नहीं है। हम तो पहले पैसे दो, बाद में पढ़ाई होगी। कम पढ़ा लेंगे, सॉलिड बच्चे पढ़ा लेंगे, रिजल्ट बढ़िया देंगे। ध्यान दें। राम, यहां पर अगर सब्जेक्ट आई है, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्यों बदला जा रहा है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट है और यहां पे राम है, तो यहां पे आई की जगह हम क्या कर रहे हैं, ही। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। क्यों लिखेंगे ही, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर राम पुरुष है, इसलिए हमने ही का प्रयोग किया। अगर सीता होती तो क्या लिख देते हैं यहां पे। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर यहां पर बॉय होता, क्या होता, लड़का शाम को कहता है, लड़का अकेला है। अगर लड़का होता तो हम ही लिख देते बॉय। अगर यहां पे बॉयस होता तो यहां हम क्या लिखते, दे। क्या लिखते, दे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब सुनना, इसके अलावा, इसके अलावा जैसे मान लो यहां पे बॉय की जगह गर्ल होती, जी आई आर, तो यहां हम क्या लिख देते, सी। अगर एस लगा होता तो दे लिख देते। क्या लिख देते, बात समझ में आ रही है सबको। अब सुनना, अब इसके अलावा यहां पे कुछ भी हो, यहां पे इन शब्दों के अलावा कुछ भी हो, आई है तो आई लिखेंगे, वी है तो वी लिखेंगे, दे है तो दे लिखेंगे, और यहां पे सी है तो सी लिखेंगे, ही है तो ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही। कब, जब यहां पे आई या फिर क्या हो, दोनों स्थितियों में। अब ये बात हो सकता है कुछ परसेंट समझ में आई हो, और कुछ समय के लिए ही आपके दिमाग में समझ करके ये बात रहे, बाकी थोड़ी देर के बाद में आप क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा निजी अनुभव कहता है, इसलिए दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर दो कि सर जी ये बात बोल रहे हैं तो हम भूलेंगे नहीं, हम अच्छे से याद रखेंगे। दोबारा समझा रहे हैं, यहां अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी हो, यहां पे अगर किसी लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो सी, यहां पे लड़का बॉय लिखा है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बॉय लिखा है तो ही, और बॉयज लिखा है तो दे, गर्ल लिखा है तो सी, और गर्ल्स लिखी है तो दे, चिल्ड्रन लिखा है तो दे, और चाइल्ड लिखा है तो ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों में तो लड़की भी और लड़का भी है। भैया कर लिया आपने असाइनमेंट, दूसरा हो गया है, दोनों का हो गया है। तेरे तो रोड सेफ्टी एक की तो होगी थी ना, एक क्यों गई थी, तो आपको निकाल देता हूँ भैया एक मिनट। भैया वो खोलो खोलो, हाँ भैया। अरे भैया ऐसे कौन बैठता है, कभी भी शत्रु आक्रमण करते, खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं, थोड़े आगे, ऐसे ऐसे, बस अब सही। तो जहां पे ये समझ में आया आप लोगों को, कोई तकलीफ है क्या? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पे हम थर्ड पर्सन रखेंगे, इसका मुद्दा हम कल समझेंगे, क्योंकि मामला क्या हो गया है ज्यादा। इसलिए इसी एग्जाम्पल को हमने क्या लिखा था, यहां पे राम, यहां पे क्या लिखा था, मोहन। यहां पे रीड्स, तो यहां पे हम मोहन को मोहन लिख देंगे, और यहां पे रीड्स ये बुक। केवल कंजक्शन और दैट लगाया और टेल्स का प्रयोग है। अब टेंस से संबंधित परिवर्तन, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम कल करने वाले हैं। हम ये बोलो नहीं होगा भैया, नहीं होगा। समझ रहे हो कब होता है, जब यहां पे क्या होता है, सैड टोल्ड होता है तब, ठीक है, वो समझाएंगे हम कल। बाकी अब राइट करो।